आजपासून आपण नवीन लेसन चालू करतो आहे एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट. एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंटचा लेसन तुम्हाला 9th होता. त्यावेळेस तुम्ही डिफरंट फूड चेन, पिरॅमिड्स ऑफ एनर्जी, इकोसिस्टीम, त्यानंतर प्रोड्युसर कोण, हर्बिओर कोण, कार्निवर कोण, टॉप लेवल कन्झ्युमर कोण आणि डिकम्पोजर कोण, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही त्यामध्ये पाहिलेल्या होत्या. आता आपण थोडं त्याच्यामध्ये आपण रिवाईज करणार आहे आणि रिवाईजचाच पॅरेग्राफ आहे पहिला हा तुमचा जो दिला आहे तुम्हाला, इकोसिस्टीम ए रिव्हाइव्ह. आता इकोसिस्टीम म्हणजे काय की इकोसिस्टीम बनते आहे दोन फॅक्टरनी, लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग. आता लिव्हिंग फॅक्टर बायोटिक, नॉन लिव्हिंग फॅक्टर अबायोटिक. म्हणजे कॉन्स्टंटली त्याच्यामध्ये अबायोटिक आणि बायोटिक फॅक्टरमध्ये इंटरॅक्शन होत राहते हे, आणि त्याला म्हणतो आपण इकोसिस्टीम. मग इकोसिस्टीम इज फॉर्म बाय बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर अँड देअर इंटरॅक्शन विथ इच अदर. तर ही नीट डेफिनेशन तुम्ही लक्षात ठेवायची आहे. इकोसिस्टीममध्ये प्रत्येक फॅक्टरचा रोल महत्त्वाचा आहे. इच फॅक्टर प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द इकोसिस्टीम. प्रोड्युसर, जे प्रोड्युसर आहे, प्रोड्युसर म्हणजे कोण असतं? ग्रीन प्लांट्स. प्रोड्युसर आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट, कारण की प्रोड्युसरच असे राहतील की जे ट्रॅप करतील सोलर एनर्जी आणि त्याचं रूपांतर करतील केमिकल एनर्जीमध्ये, आणि ते एनर्जी स्टोअर करतील. काही स्वतःकरता वापरतील आणि काही हर्बिवर्सला ट्रान्सफर करतील. आता काय म्हटलं? प्रोड्युसर. प्रोड्यूसर झाली पहली ट्रॉपिक लेवल अपनी. तो प्रोड्यूसर को खाने वाले कौन है? हर्बीवर. अब हर्बीवर्स कौन कौन है? डियर, गोट्स, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल, कि जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है फीडिंग के लिए, उनको बोलते हैं अपना हर्बीवर्स. वो भी इंपॉर्टेंट है. हर्बीवर्स लाइक डियर, गोट्स, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल, etc. फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बाद में आते हैं टॉप लेवल कंज्यूमर या प्रेडेटर, कि जो प्रोड्यूसर को या सॉरी हाँ जो प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं वो होते प्रेडेटर्स. यानी टॉप लेवल कंज्यूमर उसमें कौन कौन है? लॉयन, टाइगर, कि जो हर्बीवर्स की पॉपुलेशन बढ़ने नहीं देते हैं यानी हर्बीवर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं. तो वो प्रेडेटर ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम में. अब कितने फैक्टर देखे अपन ने? 3 फैक्टर देखे. कौन से? प्रोड्यूसर. बाद में कौन देखा अपन ने? हर्बीवर. बाद में कौन देखा अपन ने? प्रेडेटर. ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जो ये कैटरपिलर रहती है, तो ये कैटरपिलर इंपॉर्टेंट जो है कि नहीं है, कि जो अपने को नेचर में मिलती है, जो खराब जगह में से आती है, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है. ए क्वेश्चन मे अराइज इन अवर माइंड दैट वेदर द कैटरपिलर फाउंड इन नेचर, कि जो कैटरपिलर है जो अपने को नेचर मिला है, नेचर में मिलता है, या ऑर्गेनिज्म जो मिलते को अपने को गंदी जगह पे, वर्ड कौन सा उसके लिए? फिल्दी प्लेसेस. ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फिल्दी प्लेसेस. बाद में मक्खी, जैसे मधुमक्खी जैसे रहती है, लेकिन मधुमक्खी नहीं रहती, लेकिन ये टर्माइट्स बोलते हैं उसको. आप इसका ये देख लो, पिक्चर देख लो बराबर. टर्माइट्स किसको बोलते हैं? तो अपन टर्माइट्स या जो डंग में से इंसेक्ट निकलते हैं, वो यूजफुल है कि नहीं है? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा. कि जो अल्लिया है, कैटरपिलर बोलते हैं उसको, बाद में जो मक्खियाँ है, बाद में जो इंसेक्ट है जो डंग में से या गोबर में से बाहर आते हैं, तो ये यूजफुल है क्या? वो भी यूजफुल है, भले ही वो गंदी जगह से आते होंगे,
लेकिन वो भी इकोसिस्टम में यूजफुल है. However, those organisms are also important though they are dirty. वो काय के लिए यूजफुल है फिर? तो वो अपना एनवायरमेंट को क्लीन करते जाते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एनवायरमेंट. एक बार फिर से इकोसिस्टम की डेफिनेशन. इकोसिस्टम माने क्या बोला अपन ने कि बायोटिक और बायोटिक फैक्टर रहता है और दोनों में इंटरेक्शन रहता है. हर फैक्टर का महत्व का रोल रहता है. तो पहला फैक्टर है प्रोड्यूसर, उसको खाने वाले हर्बीवर, उसको खाने वाले प्रेडेटर. फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि जो कैटरपिलर है, टर्माइट्स है, जो फिल्दी प्लेसेस में से यानी डर्टी जगह में से आते हैं, या इंसेक्ट जो डंग में से निकलते हैं, वो यूजफुल है क्या? तो वो भी यूजफुल है क्योंकि वो एनवायरमेंट को क्लीन करते रहते हैं. इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दिस फैक्टर प्रेजेंट अराउंड अस. अपना अस्तित्व ही उसके ऊपर डिपेंड है कि ये सब फैक्टर अपने होती चाहिए यानी अपने आजू बाजू में चाहिए. हेंस वी शुड केयर फॉर दिस फैक्टर. अपने को ये सब की केयर करना जरूरी है. इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दिस फैक्टर प्रेजेंट अराउंड अस. हेंस वी शुड केयर फॉर दिस फैक्टर्स. अब ये लेसन एनवायरमेंट बेस है. ये पहले 3 चैप्टर से इजी है, समझने में भी इजी है. बराबर ध्यान लगा के पढ़ो. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. पेज नंबर 37 पे आपको चार्ट दिया है. ये चार्ट आपको दिख रहा है अभी. तो ये चार्ट बराबर लिख लो. एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ. पहले है ऊपर में इकोसिस्टम, उसके 2 पार्ट्स, अबायोटिक कंपोनेंट, उसके अपोज में बायोटिक कंपोनेंट. आपके किताब में ये लिखा हुआ होना चाहिए. अब सीधा अपन अबायोटिक ही देखेंगे पूरा, जो येलो कलर का है. बुक में देख लो पेज नंबर 37 पे अबायोटिक कंपोनेंट्स. ये सब आपको पेपर में आता है बोर्ड एग्जाम में. अबायोटिक कंपोनेंट्स 2 फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर के नीचे आपको दिया है एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाइट. केमिकल फैक्टर के नीचे लिखो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स. न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स के नीचे लिखो 2 एरो है. एक दिया है अपने को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दूसरा लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बाद में दोनों कॉलम आंसर दिए उसके. इनऑर्गेनिक के नीचे है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम. और ऑर्गेनिक के नीचे है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स. तो आपने लिखा होगा अबायोटिक कंपोनेंट, ऐसा मैं समझता हूँ. अब आ जाओ नेक्स्ट चार्ट के ऊपर जो है बायोटिक कंपोनेंट्स. आपको वहां पे ऑटोट्रॉपिक दिया है. उसके बाद में नीचे लिख लो हेटेरोट्रॉपिक. बाद में 3 चीज आपको दी है, प्रोड्यूसर, एनिमल, डिकम्पोजर. अब उसमें एक चेंज करना आपने. क्या बोल रहा हूं बराबर ध्यान दो. जो बायोटिक कंपोनेंट है उसके नीचे 2 एरो, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक के नीचे प्रोड्यूसर और उसके नीचे प्लांट्स. ऑटोट्रॉपिक के नीचे प्रोड्यूसर, उसके नीचे प्लांट्स. बाद में हेटेरोट्रॉपिक से 2 एरो. जहां पे एनिमल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में वो मिटा दो, वहां पे लिखो कंज्यूमर.
और बाद में डिकम्पोजर। एंड हेट्रोट्रॉपिक के दो एरो, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। कंज्यूमर के नीचे लिखो एनिमल्स और डिकम्पोजर के नीचे लिखो बैक्टीरिया। कंज्यूमरच्या खाली एनिमल आणि डिकम्पोजरच्या खाली बैक्टीरिया। उसके बाद में एनिमल्स के बाद में 3 एरो है, प्राइमरी कंज्यूमर पहले इसमें लिखो, दूसरे कॉलम में सेकेंडरी कंज्यूमर और थर्ड में टर्शरी कंज्यूमर आपको लिख के दिया है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये पूरा चार्ट अच्छी तरह से लर्न करना। अब अपन फिर पेज नंबर 36 पे आते हैं, जो अपना टॉपिक रह गया है फूड चेन। अब यहाँ पे सिर्फ अपने को एक डायग्राम दी है 4.1 पे, लेबलिंग भी नहीं किया है। लेबलिंग देख लो आप एक बार बराबर, मैंने आपको दिया है लेबल करके पूरा। अब ये फूड चेन माने क्या, जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो बराबर लिख लो कि हर इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर का। In every ecosystem, there are always interaction between producer, consumer, and decomposer. The sequence of feeding interaction. ये प्रोड्यूसर को खाएंगा हर्बिवर, हर्बिवर को खाएंगा कंज्यूमर। तो ये जो सीक्वेंस है फीडिंग का, द सीक्वेंस ऑफ फीडिंग इंटरेक्शन, उसको बोलते हैं अपन फूड चेन। ये अपना कैन यू रिकॉल मिका अपन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। एकदम टॉप में देखो आप 4.1 के टॉप में 4th नंबर का क्वेश्चन ओबीएस में कवर होगा। तो फूड चेन माने क्या, जो अभी मैंने आपको बताया वो। तो फूड वेब माने क्या, तो फूड चेन ये लीनियर सीक्वेंस रहता है, जो अपन 4.1 में देख रहे हैं फूड चेन है। तो फूड वेब माने क्या, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मिनी स्मॉल फूड चेन। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मिनी स्मॉल फूड चेन, उसको बोलते हैं अपन फूड वेब। एंड बहुत सारे फूड चेन से एक में को इंटरैक्ट कर रही है, तो उसको अपन फूड वेब बोलेंगे। तो जो अपन फिर से अपन अपने पॉइंट पे आएंगे 4.1 पे। 4.1 पे है फूड चेन। तो जहाँ पे आपको एक जगह पे आपको सोलर एनर्जी दिख रही है यानी सन है, उसके नीचे ग्रीन कलर का वो ग्रास है यानी वो पैडी फील्ड है। पैडी फील्ड माने कि जहाँ पे चावल की खेती होती है, तांदळाची शेती होते, अशा ठिकाणी भाताची शेती म्हणायचं नाही। ग्रास, ग्रास मीन्स वहाँ पे पैडी फील्ड है। ये प्रोड्यूसर हो गया। पैडी फील्ड के ऊपर डिपेंड रहने वाला है ग्रास हॉपर, वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। बाद में फ्रॉक सेकेंडरी कंज्यूमर, बाद में स्नेक टर्शरी कंज्यूमर, ईगल अपेस कंज्यूमर। और कोई भी कंज्यूमर मरेगा तो उसके ऊपर अटैक करेगा डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर कौन है, बैक्टीरिया एंड फंगाई, दीज आर द डिकम्पोजर। अब इसका डिस्क्रिप्शन दिया है अपने को और चार्ट के नीचे पेज नंबर 37 पे। पैडी इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। पैडी चावल की खेती दक्षिण भारत में होती है ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा प्रमाण में। और पैडी फील्ड के ऊपर हरदम अटैक करने वाला रहता है ग्रास हॉपर। Similarly, frogs are also present in large number in the mud of paddy field to feed upon grasshopper. कौन है सबसे पहले प्रोड्यूसर, कौन हो गया,
वो पैडी फील्ड, उसके ऊपर फ्रिक्वेंटली अटैक कौन करता है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को खाने वाला कौन है? मेंढक माने फ्रॉग। फ्रॉग को खाने वाला कौन है? स्नेक। बराबर है ना? आणि ऐसे ये फूड चेन चालू है, इनका यहाँ पे इंटरेक्शन चालू है। कैसा चालू है? दिस सीक्वेंस ऑफ फीडिंग इंटरेक्शन, एक सीक्वेंस है फीडिंग इंटरेक्शन का, उसको अपन फूड चेन। और स्नेक को खाने वाला कौन है? ईगल। और कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी लेवल पे जब उसकी डेथ होंगी तो उसके ऊपर अटैक करेगा डिकम्पोजर माने बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक बात दी है, लेट्स थिंक के ऊपर देखो, ऊपर की लाइन, हाउ वेयर ए फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑफ ए सडन। अगर फ्रॉग की पॉपुलेशन तुरंत कम हो गई तो उसका क्या परिणाम होगा? कि ये फूड चेन है। डायग्राम देखो फिर से आप, 4.1 की फूड चेन है। फूड चेन में आपको सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग दिख रहा है। अगर फ्रॉग की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई, एकदम से पॉपुलेशन कम हो गई, तो उसका परिणाम क्या होगा इकोसिस्टम पे? तो आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो बराबर समझ लो, बराबर देख लो। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप? पैडी क्रॉप के ऊपर उसका इफेक्ट क्या रहेगा? जाहिर सी बात है, जब भी फ्रॉग की पॉपुलेशन कम होंगी तो ग्रास हॉपर को खाने वाले फ्रॉग कम रहेंगे, तो ग्रास हॉपर का नंबर अब बढ़ जाएगा। इफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग डिक्लाइन, then there will be a rise in the population of grasshopper. अब पॉपुलेशन बढ़ गई ग्रासहॉपर की, तो वो पैडी फील्ड को इन्फेक्ट करेंगे। द पैडी फील्ड विल बी इन्फेक्टेड विथ इंसेक्ट पेस्ट। पैडी फील्ड इन्फेक्ट होंगी इंसेक्ट पेस्ट से। तो ये है आंसर है पहले का। मैं जो कुछ बता रहा हूं बराबर लिख लो। सेकंड क्वेश्चन, लेट्स सी मेक अ नंबर ऑफ विच कंज्यूमर विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज। क्या देख रहे अपन? 4.1 पहला क्वेश्चन देखा था अपन ने कि अगर फ्रॉग की पॉपुलेशन एकदम से कम हो गई तो क्या होगा? ग्रास हॉपर बढ़ जाएंगे और पैडी फील्ड को इन्फेक्ट करेगा इंसेक्ट पेस्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला कि कौन सा ऑर्गेनिज्म या कौन सा कंज्यूमर कम हो जाएगा और कौन सा कंज्यूमर बढ़ जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि अगर फ्रॉग का नंबर कम हो गया तो स्नेक का नंबर भी कम हो जाएगा, एंड फ्रॉग कम, स्नेक भी कम। लेकिन ग्रास हॉपर का नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि उसको खाने वाला कोई नहीं। अब इफ देयर इज अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ फ्रॉग, इट विल डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ स्नेक ऑल्सो, बट इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ग्रास हॉपर। और उसका क्या होगा? एंड ड्यू टू दिस पैडी प्रोडक्शन इज रिड्यूस। पैडी प्रोडक्शन ये कम होंगी। एंड कौन सा ऑर्गेनिज्म कम हो जाएगा? स्नेक कम हो जाएगा अगर फ्रॉग एकदम से कम हो जाएगा तो। और कौन बढ़ जाएगा? ग्रास हॉपर बढ़ जाएगा। ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा इकोसिस्टम में? ये 3rd नंबर का क्वेश्चन। तो ओवरऑल इफेक्ट तो आपको मालूम ही है कि ये इम्बैलेंस हो जाएगा, एंड ये जो इकोसिस्टम है वो पूरी इम्बैलेंस हो जाएंगी। देयर वुड बी इम्बैलेंस ऑफ एंटायर इकोसिस्टम, और ये फूड चेन ऑपरेट नहीं होंगी, ये फूड चेन खत्म हो जाएंगी। द फूड चेन
will come to an end. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रे और प्रेडेटर पॉपुलेशन में ये चेंज हो जाएंगे. If frog population decline, there would be imbalance of entire ecosystem. The number of prey and predator population will change, and that the food chain will come to an end. तो ये आपने तीनों क्वेश्चन बराबर लिखेंगे ऐसा मैं समझता हूँ. और अपन नेक्स्ट टॉपिक अब चालू करेंगे. रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम. एनवायरनमेंट ये ब्रॉड कंसेप्ट है. अब इसकी डेफिनेशन बराबर लर्न कर लेना. फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे. कितने फैक्टर्स दिए? 3. फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स ये अफेक्ट कर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी तरह से इन एनी पॉसिबल वे इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट. फिर से एक बार रिपीट. फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरनमेंट. इन शॉर्ट, एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि अपने आजू बाजू में जो कुछ है वो है एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग. अब अपने आजू बाजू में क्या रहते हैं? बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर, नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर. इट इंक्लूड्स मेनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर. अब देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के 2 मेन टाइप है. टाइप कितने हैं? 2 मेन टाइप्स है एनवायरनमेंट के. एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल. वन इज नेचुरल एनवायरनमेंट, अदर इज आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट. अब नेचुरल माने क्या? तो नेचुरल का मतलब होता है कि इसमें आते हैं एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड और अपन सब जन यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा. इसमें कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर का, और ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है. देयर इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोला है? ध्यान में रखो, बराबर समझ लो कि एनवायरनमेंट 2 टाइप, नेचुरल, आर्टिफिशियल. नेचुरल बोला तो एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब बातें उसमें आती है, और उसमें कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है बायोटिक और बायोटिक फैक्टर का, और ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, बहुत महत्व का होता है. आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्या है. तो ध्यान में रखो कि नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ऐसा अपन टॉपिक पढ़े थे. तो समझो कोई गार्डन है, जो गार्डन किसने तैयार किया है? इंसानों ने तैयार किया है. तो वो हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का प्रकार. कोई लेक है जो नेचुरली है तो नेचुरल रहेगा, लेकिन कुछ अपन ने तैयार किया तो वो हो गया आर्टिफिशियल. तो ये ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी नेचुरल एनवायरनमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है. आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एनवायरनमेंट में 2 बेसिक फैक्टर रहते हैं. टिक मार्क करो, टिक मार्क करते जाओ. एनवायरनमेंट के 2 बेसिक फैक्टर रहते हैं, बायोटिक, अबायोटिक फैक्टर. एनवायरनमेंट के 2 बेसिक फैक्टर, बायोटिक, अबायोटिक फैक्टर. अब आ गई अपनी डेफिनेशन इकोलॉजी की. द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी. द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन between biotic and abiotic factors of the environment is called as ecology. इकोलॉजी की एक और डेफिनेशन बोल रहा हूँ,
लिख लो बराबर, बाद में मैं पूछूंगा आपको। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in relation with their environment, THEIR. The study of living organism in relation with their environment is called as ecology. Basic functional unit used to study the ecology is called as ecosystem. और इकोलॉजी पढ़ने के लिए जो बेसिक फंक्शनल सिस्टम है उसको या यूनिट है उसको बोलते हैं अपन इकोसिस्टम। बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज्ड टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम रहती है। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम। अपन ये पहले के क्लास में देखा है, 9th में देखा है। वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम इन अर्लियर क्लासेस। अब 9th में क्या देखा था अपन ने कि ये छोटा पॉन्ड रहेगा वो भी इकोसिस्टम है, और ये पूरी अर्थ है ये भी पूरी इकोसिस्टम है। ए स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम वेयर द अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। अब उसमें क्या हो गया फिर इकोसिस्टम में, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑक्युपाइंग ए डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया and their interaction collectively constitute the ecosystem। यानी इकोसिस्टम में क्या क्या हो गया कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर ने अपनी अपनी जगह ली है और वो एक में के साथ में इंटरेक्शन में रहते हैं। इस सबको अपन इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे अपन ने पेज नंबर 36 पे पहले देखा था कि इकोसिस्टम बनती है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से और उनका इंटरेक्शन होता है। तो ये अपन ब्रीफ में क्या बोला उसको, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑक्युपाइंग ए डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया एंड देयर इंटरेक्शन कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द इकोसिस्टम। अब 9th में पढ़े अपन ने विच साइकिल्स आर ऑपरेटेड इन एनवायरनमेंट, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस, कि एनवायरनमेंट में कौन कौन सी साइकिल रहती है। तो साइकिल्स बायो जियोकेमिकल साइकिल्स 9th में टॉपिक था, वही दिया है अपने को, ध्यान में रखो बराबर। एनवायरमेंट बैलेंस इज मेंटेन थ्रू कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ वेरियस नेचुरल साइकिल। एनवायरमेंट का बैलेंस करता है वेरियस नेचुरल साइकिल। अब साइकिल्स कौन कौन सी हो गई, वाटर, कार्बन, गैसियस साइकिल, कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। एनवायरमेंटल बैलेंस is maintained through continuous operation of various natural cycle like water cycle, carbon cycle, gaseous cycle like nitrogen, oxygen। ये साइकिल के कारण एनवायरमेंटल का बैलेंस होता है, एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन होता है। एनवायरमेंटल बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन ड्यू टू वेरियस फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम। तो एनवायरमेंटल का बैलेंस मेंटेन करता है साइकिल, और एनवायरमेंटल बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन ड्यू टू वेरियस फूड चेन ऑफ द इकोसिस्टम। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लो जो ब्लू कलर में दिया है। अपना अस्तित्व, अगर नेचर का अस्तित्व नहीं तो अपना तो बिल्कुल भी नहीं, यानी नेचर नहीं तो अपन नहीं, नेचर है तो अपन है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। Hence it is basic responsibility of human being to preserve the nature without disturbing its balance। अपना ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपन ने नेचर को बराबर प्रिजर्व करके रखो, उसको डिस्टर्ब मत करो। पूरे अपने लाइफ टाइम में कम से कम 2 पेड़ लगाओ, तो उसके कारण नेचर का इम्बैलेंस होने में थोड़ी बहुत मदद मिलेंगी, नेचर का बैलेंस होने में थोड़ी बहुत मदद मिलेंगी। यानी अपन ने 2 पेड़ लगाए तो नेचर बैलेंस होने में मदद मिलेंगी, और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छा है। एंड अपन भी नेचर को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो कम से कम
अपने पूरे लाइफ टाइम में 2 पेड़ लगाना, ऐसा बोलते हैं। तो ये प्रोसेस अपन ने किए होंगे पहले, तो अभी भी करो और बाकी जन को मदद करो, बाकी जन को बोलो भी कि कम से कम 2 पेड़ लगाना, यानी अपना ये नेचर बैलेंस रहेगा। ये अपनी सबकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा बोलते हैं कि जो ये अपने को अर्थ मिले है, ये अर्थ यानी ये पृथ्वी, ये जो जगह है अपनी, ये अपने को भाड़े से मिली है। कहाँ से मिली है? अपनी आने वाले पीढ़ी से। इट इज सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन एंड नॉट एज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम आवर एंसेस्टर। यानी जो अपने को ये अर्थ मिली है, ये भाड़े से मिली है अपने आने वाले पीढ़ी से, ये अपने पूर्वजों की नहीं है। एंड नॉट फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम आवर एंसेस्टर। एंड अपने को अच्छे हालत में आने वाले पीढ़ी को उसको सौंपने का है ये अर्थ को। हेंस वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व इट फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये नेचर को बचाओ, ये अर्थ को बचाओ, इसको कंझर्व करो, याला जतन करा आपल्याकरता आणि येणाऱ्या भावी पिढीकरता. तर हेच सांगणं आहे. कमीत कमी 2 झाडं लावा, जेणेकरून नेचरचं इम्बॅलन्स होणार नाही. नेचर बॅलन्स होण्यामध्ये त्यामध्ये मदत होईल. आणि ही जी पृथ्वी मिळालेली आहे, हा जो प्लॅनेट आहे, अर्थ प्लॅनेट, हा आपल्याला भावी पिढीपासून मिळालेला आहे, भाडे तत्वावर म्हणजेच लीजवर. ही आपल्या पूर्वजांची नाही आहे. आणि म्हणून याला जतन करा, याला कंझर्व करा आपल्याकरता आणि येणाऱ्या पुढच्या पिढीकरता. तर नीट एकदा सगळं वाचून घ्या. बाकी आपण उद्या पाहू.